और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी के साथ 52 मंत्री अपने पद की शपथ ले चुके हैं। आज संभावना है कि सभी मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया जाएगा। योगी सरकार 2.0 में किस मंत्री को किस विभाग की मिलेगी जिम्मेदारी, किस मंत्री को कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अब वो वक्त आ गया है जब योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाए। संभव है कि शपथ लेने वाले सभी 52 मंत्रियों को आज दोपहर तक उनके विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनका पुराना लोक निर्माण विभाग सौंपा जा सकता है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं स्वतंत्र देव को जल शक्ति मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन सब के बीच पूर्व IAS अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है। उधर बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बनाई जा सकती हैं। सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास, धर्मपाल सिंह को ग्राम्य विकास मंत्री, भूपेश चौधरी को पंचायती राज विभाग मिल सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर दुग्ध विकास और पशुपालन संभाल सकते हैं। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को प्रावधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, तो जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि गृह और औद्योगिक विकास समेत 1 दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले आज से गोरखपुर वाराणसी के बीच फ्लाइट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज से गोरखपुर टू वाराणसी फ्लाइट की शुरुआत। योगी सरकार 2.0 सरकार बनते ही नए काम का आगाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए आज से नई उड़ान शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ान की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से शामिल होंगे। ये हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से हिस्सा लेंगे, जबकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉक्टर BK सिंह भी इसमें शामिल होंगे। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो जाएगी। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से प्रदेश में नागरिक उड्डयन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड बनाकर दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी भूमिका तैयार करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की करारी हार। पार्टी की हार के लिए कौन जिम्मेदार? अपनी करारी हार की समीक्षा के लिए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बैठक करने वाली हैं, जिसमें हारे उम्मीदवारों और पदाधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक होगी। बैठक का समय पार्टी की ओर से सुबह 10:30 बजे तय किया गया है। पार्टी ने सभी हारे और जीते उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को चिट्ठी जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने महज 1 सीट पर जीत हासिल की थी और बाकी सभी प्रत्याशी हार गए थे। समीक्षा बैठक के जरिए मायावती एक बार फिर से पार्टी में जोश भरने की कोशिश करेंगी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस दिन सदन की कार्यवाही पर चर्चा भी होगी। इस बैठक में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश सीएम योगी को कड़ी चुनौती देंगे। एक बार फिर आतंकियों की दहशत से जम्मू कश्मीर दहल उठा। बड़गाम में आतंकियों ने एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। पूरी रिपोर्ट सिर्फ 1 मिनट में। एक बार फिर दहल उठा बड़गांव। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, एक के बाद एक कई फायरिंग। आतंकियों ने शनिवार रात घर में घुसकर एक स्पेशल पुलिस अफसर और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसमें गंभीर रूप से जख्मी एसपीओ ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया है, लेकिन अब तक आतंकियों का सुराग नहीं लग पाया है। इस वारदात में पुलिस अफसर के भाई की हालत गंभीर है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए व्यापक पैमाने पर देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। आईजी विजय कुमार ने बताया कि घटना में शामिल आतंकियों को जल्द ही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। कायरतापूर्ण कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकियों और उनके समर्थकों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
घटना में मारे गए एसपीओ के परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी दुश्मन देश पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत की नसीहत दे रही हैं। पाकिस्तान की शय पर घाटी में आतंकी आम लोगों और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल रहे हैं, तो शांति के लिए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती सरकार को पाकिस्तान से बातचीत की नसीहत दे रही हैं, जबकि मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि आतंकवाद और बातचीत कभी एक साथ संभव नहीं है। जाहिर है महबूबा मुफ्ती को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा, तभी बातचीत का रास्ता अख्तियार हो सकता है। महबूबा ने अनुच्छेद 370 को हटाकर बीजेपी के हर चीज ठीक कर देने के दावे का भी जिक्र करते हुए कहा, यदि उनका दावा सही है तो कश्मीर में 10 लाख सैनिक तैनात करने की क्या जरूरत है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए इसका प्रचार कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसके बजाय पिछले 8 वर्षों में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कराने की बीजेपी की कोशिश बेहतर रहती। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, और इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। देश भर में अपने रिलीज के बाद से ही सुर्खियां बटोरने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी लोगों के बीच बरकरार है। पहले दिन से ही जहां ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है, तो इस फिल्म को देख कई जाने माने लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा कि लोगों को ये जानने के लिए फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस शासन के दौरान कश्मीर घाटी में अत्याचार और आतंक ने कब्जा कर लिया था। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 एक झटके में खत्म कर दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में सुरक्षा बढ़ी है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बयान में कहा कि बीजेपी द कश्मीर फाइल्स को लेकर करोड़ों कमाए जा रहे हैं, तो संजय सिंह ने सांसद निधि से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की भी मांग की है। राजस्थान एक बार फिर से शर्मसार हुआ है, एक बार फिर एक मासूम दरिंदगी की शिकार हुई है, लेकिन क्या मासूम को न्याय मिलेगा या सिर्फ सियासत होगी? राजस्थान महिला अपराधों की लिस्ट में सबसे ऊपर, और अब लिस्ट में एक और अपराध जुड़ गया है। इस बार दौसा में एक 10वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और आरोप लगा है कांग्रेस विधायक जोहरी लाल मीणा के बेटे पर। जोहरी लाल अलवर की राजगढ़ सीट से विधायक हैं और उनके बेटे और उसके दोस्तों पर नाबालिग से रेप का आरोप है। दीपक सनोफ जोहरी लाल वर्तमान एमएलए का पुत्र है, एक समलेटी का है, नेत्राम जी समलेटी के हैं। इन तीनों ने नशे में पदार्थ खिला करके सामूहिक गैंग रेप किया। हालांकि विधायक ने टाइम्स नौ भारत से बातचीत में इसे महज एक षड्यंत्र करार दिया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग डीजीपी को खत लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है। वहीं आज पुलिस घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा करेगी। पहले राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और अब कांग्रेस विधायक के बेटे पर रेप का आरोप, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ ही सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ओडिशा में शहरी निकाय चुनाव के लिए 24 मार्च को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आ चुके हैं। किस पार्टी ने चुनाव में जीत का परचम लहराया है, देखिए रिपोर्ट। ये नजारा है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के आवास के बाहर का। ये उत्साह है शहरी निकाय में बीजेडी की जीत की। ओडिशा में हुए शहरी निकाय चुनाव में बीजेडी ने जीत का परचम लहराया है और 108 शहरी निकायों में से 95 जीत हासिल की है। राज्य की सत्ता में काबिज बीजू जनता दल ने पहली बार करीब 90% नगर निकाय में जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय को 3 निकायों में जीत मिली। इस जीत के बाद नवीन पटनायक ने शानदार समर्थन देने के लिए राज्य के लोगों का शुक्रिया किया। I would like to express my deep gratitude to the people of our state for having given us this tremendous victory in the panchayat and urban elections.
नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी ने 3 नगर निगम भुवनेश्वर, कटक और बरहमपुर में भी भारी जीत दर्ज की है। इन 3 मेयरों में से भुवनेश्वर और बरहमपुर में 2 महिलाएं मेयर बनी हैं। शहरी निकाय चुनाव में 6,411 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 569 मेयर 5,842 पार्षद के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंच सजा। आखिर मंच पर एक महिला सफाई कर्मी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पैर क्यों छुए, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो नाम जिसे सुनते ही गुना राजघराने के महाराज की छवि सामने आ जाती है। लेकिन इस छवि से उलट सिंधिया का ग्वालियर में अलग ही रूप देखने को मिला जब उन्होंने एक महिला सफाई कर्मी के पैर छुए। दरअसल ग्वालियर में सफाई कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चीफ गेस्ट थे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सिंधिया महिला सफाई कर्मी बबीता को मंच पर लेकर आए और न सिर्फ दीप प्रज्वलित कराया, बल्कि हाथ पकड़कर गेस्टों के लिए लगी कुर्सी पर बैठाया। महिला सफाई कर्मी के पैर छूकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाहिर किया कि वो जमीन से जुड़े जनसेवक हैं, न कि किसी रियायत के महाराज। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। आज से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है। विदेश सफर पर जाने वालों के लिए खुशखबरी। आज से फिर शुरू हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत। कोरोना की रोकथाम के लिए लगी पाबंदियों की वजह से 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से दोबारा शुरू हो रही हैं। 2 साल बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय एयरलाइंस के अलावा एमिरेट्स और वर्जिन अटलांटिक जैसी विदेशी एयरलाइंस भी नियमित उड़ानों की बहाली को लेकर खासी रोमांचित हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेजी आएगी। महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा विमान उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उसमें नई जान आने की उम्मीद है। आपको बता दें, भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 23 मार्च 2020 से ही बंद था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह कई सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में हैं। वो सुबह 11 बजे यहां पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे तक अपने कार्यक्रम के दौरान सिटी ब्यूटीफुल को 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान शाह कुल 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और एक शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के अर्बन पार्क में आयोजित किया गया है, जहाँ शाह पार्क के उद्घाटन के साथ सेक्टर 17 स्थित सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर के भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद CHV की नई इमारत का उद्घाटन करने सेक्टर 9 जाएंगे। शाम को करीब 3:30 बजे धनास स्थित पुलिस कर्मचारियों के लिए बने फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सेक्टर 39 के वाटर वर्क से भाखड़ा नहर का पानी लाने की परियोजना, रायपुर कला और मक्खन माजरा में 2 स्कूलों के साथ सेक्टर 50 के कॉमर्स कॉलेज में हॉस्टल ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। वहीं पुलिस आवास के लिए आगामी योजना का शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक से निकले हिजाब पर देश भर में फैले विवाद के बाद एक और नया विवाद पैदा हो सकता है। सूबे के बीजेपी विधायक ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया। पहले बिकनी पर शर्मनाक बयान, अब मदरसों को लेकर कर्नाटक में बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य का विवादित बयान। पहले ही हिजाब मामले ने देश भर में बवाल दिया। अब बीजेपी की विधायक ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दे डाला। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाए जाते हैं, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे स्कूल नहीं है जहां सभी धर्मों के छात्र पढ़ रहे हो। इस दौरान उन्होंने हिजाब मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद को लेकर कुछ राष्ट्र विरोधी संगठनों ने राज्य में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि ये इस्लामिक देश हैं क्या, हम इसे सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि राष्ट्र विरोधी संगठनों के कर्नाटक बंद का कांग्रेस नेताओं ने सदन के पटल पर उनका बचाव किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की पड़ताल जारी और इस बीच रामपुर हाट में 40 देसी बम बरामद किए गए।
बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की वारदात के बाद जांच टीम लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है। तो मामले की जांच के दौरान 40 देसी बम बरामद होने के बाद हड़कंप मचा है। बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन मकान के पिछले हिस्से में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार से लेकर अब तक बीरभूम में कुछ 110 देसी बम बरामद हुए हैं। बीरभूम हिंसा के बाद सीबीआई भी एक्शन मोड पर है। गिरफ्तार 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दंगे से जुड़ी धाराएं लगाई हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर हावड़ा में विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। तो बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने हिंसा के विरोध में रामपुर हाट में पदयात्रा निकाली। शुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि सिर्फ हत्यारे को गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा, हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ना होगा। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी रूस का कीव पर कब्जा करने का सपना अधूरा ही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने कीव में भारी बंदोबस्त कर रखा है। कीव से स्पेशल रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने। कीव टाउन को इस समय एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया है। हर जगह पे आपको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन दिखेंगे, ऐसे हेजॉक्स दिखेंगे, ऐसे सीमेंटेड बैग्स दिखेंगे, जहां से पूरी कोशिश की जा रही है कि रशियन फोर्सेस को कैसे रोक दिया जाए। 1 महीना पहले यहां पे धमाके हुए थे, जिस धमाके ने पूरे कीव को नहीं, पूरे यूक्रेन को नहीं, बल्कि यूरोप को दहला के रख दिया था। सुबह जब लोग उठे तो धमाके हो रहे थे। सबको उस समय ऐसा लग रहा था शायद 48 से 72 घंटे के अंदर रशिया की फौज कीव के अंदर दाखिल होगी और यहाँ की सरकार को टॉपल कर देगी और सब कुछ यहाँ बदल जाएगा, निजाम बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तरह से वो अंडर एस्टिमेट कर चुके थे यूक्रेनियन फौज को। और आप देखिए 1 महीने के बाद भी कीव के अंदर अभी तक रूस की फौज दाखिल नहीं हो पाई है। और हमने देखा है कि हर चौथा यूक्रेनियन इस फायरिंग और शेलिंग की वजह से बेघर हो चुका है, अपना घर छोड़ना पड़ा है। सबसे ज्यादा औरतों और बच्चों को नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा कि काफी परेशानियां यहाँ लोगों के लिए है। ये रोज अब ये जो बम धमाके हैं ये डर तो पैदा करते हैं, भय तो पैदा करते हैं, लेकिन अब ये सरप्राइजिंग नहीं लगते, ये यूज्ड टू हो चुके हैं। और उसके अलावा आप देखिए कभी भी एयर रेड सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी या तो आपको मौत की जो ठंडक है और जो खामोशी है वो आपको दहला के रख देगी। और तीसरी चीज आपको जो अक्सर देखने को मिलती है, या कभी शीशे टूटते हैं बम धमाके से, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये देखिए ये हेजॉक्स हैं, ये जो जगह जगह पे लगाए गए हैं ताकि रूस के टैंक इस इलाके में दाखिल ना हो पाए। रूस को ऐसा लग रहा था कि शायद जल्दी वो कब्जे में कर लेंगे, जैसे अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग गया था, शायद ज़ेलेंस्की भी ऐसे ही भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की अभी भी अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा है, लगातार बयान दे रहा है और बाकी दुनिया के ममालिक को भी कह रहा है कि हमें पूरी मदद की जाए। यहाँ पे जो है नो एयर जोन बना दिया जाए ताकि रूस की फौज यहाँ पे बम धमाके न कर सके और पूरा डट के वो उनका मुकाबला कर सके। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको ऐसा दिखेगा ताकि कोई भी मूवमेंट रशिया की तरफ से आसानी से रोक दी जाए। अब ये देखिए इस समय पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है ये टाउन। इस समय पूरी दहशत का यहाँ माहौल है। लगातार शेलिंग रशिया की तरफ से हो रही है, लेकिन अभी भी कीव उनके कब्जे से बाहर है। हाँ जरूर यहाँ पे बहुत कहर ढाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके पे कब्जा नहीं कर पाए। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए प्रदीप दत्ता। रूस के हाइपरसोनिक अटैक से यूक्रेन की राजधानी कीव का क्या हाल हो गया है? कैसे 1 महीने पहले लोगों से आबाद शहर अब खंडहर में तब्दील हो गया है? कीव से स्पेशल रिपोर्ट प्रदीप दत्ता की देखिए। मैं इस समय एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि इस तरह के रशिया के रॉकेट ने यहां पे नुकसान पहुंचाया है। पूरी तरह से कांच जो है टूट चुका है। आप ये देखिए पूरी तरह से कांच के जो टुकड़े हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं और ये पूरा तबाही का मंजर बयान करते हैं कि किस तरीके से रशिया की फायरिंग और शेलिंग की वजह से यहाँ पे लगातार तबाही हो रही है। आप देख सकते हैं ये पाइप जो है पूरी तरह से टूट के तहस नहस होकर जमीन पर पड़ी है। कांच के टुकड़े हर जगह पड़े हुए हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शायद ही कोई ऐसा कांच का टुकड़ा होगा जो नीचे ना गिरा हो
शायद ही ऐसा कोई कांच होगा जिस पे रशिया के रॉकेट के छर्रे ना लगे हों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छर्रे यहाँ पे लगे हैं, पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है इन छर्रों ने, पूरा अंदर तक देखिए आप छेद कर दिया है, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये लगातार हमने देखा है कि निशाना बनाया जा रहा है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये देखिए यहाँ पे भी एक छर्रा आया है और वो पूरा छेद करके अंदर चला गया है। और अगर अंदर भी अगर हालत देखेंगे तो तबाही का मंजर ही दिखता है कि हर तरफ खौफ दिखता है, यहाँ पे दहशत दिखती है, क्योंकि कोई भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पे बम ना लगाओ, कोई भी ऐसी इमारत नहीं है जहाँ पे छर्रे ना लगे हों। अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए कांच के टुकड़े किस तरह से पड़े हुए हैं, ये यहाँ से टूट के नीचे गिरे हुए हैं ये कांच के टुकड़े। लगातार रशिया की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो ये जज्बा जुनून है यूक्रेनियन का वो तोड़ दिया जाए, उनको एक बार घुटनों पे ला के गिराया जाए। देखिए किस तरीके से ये इमारत की ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता हुआ चरमराता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, मतलब देखिए कि किस तरीके से इम्पैक्ट आप देख सकते हैं रॉकेट का। जब वो रॉकेट फटता है उसके बाद क्या होता है, हमें ये पता चला कि उस समय यहाँ पे 5 लोग अंदर काम कर रहे थे जिनको छर्रे लगे हैं, वो इंजर्ड हुए हैं, उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। ये देखिए आप बिल्डिंग के पूरी तरीके से कांच टूट चुका है, कांच गिर चुका है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि रशिया की तरफ से कोशिश हो रही है यहाँ पे अटैक किया जाए। 72 घंटे लग रहा था उनको, ये जंग 72 घंटों के अंदर खत्म होगी, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी खून रेजी उनकी तरफ से चल रही है। हमने देखा कि कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने लोगों को अपने घरों को छोड़ के पलायन करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये यूक्रेन छोड़ के दूसरे देशों में जा चुके हैं। खासकर अगर इस जंग का अगर असर देखा हो तो सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ा है, उसके बाद आप देखिए औरतों पे पड़ा है, उसके बाद आप देखिए इकोनॉमी पे पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जज्बा जुनून उनका पूरी तरह से बुलंद है और पूरी तरह से तैयार है रूस की फौज का मुकाबला करने के लिए। शायद यही वजह है कि लगातार रिहायशी लोगों को, रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, अब ये देखिए बिल्डिंग के ऊपर तक आप देखिए शीशे टूटे हुए आपको नजर आएंगे। ये सारा मतलब ये आपको हर तरफ, ये शायद यही एक बिल्डिंग नहीं है। लगातार 1 महीने से हम आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पे वैसी तस्वीरें ला रहे हैं जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूस की फौज रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रही है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत। अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी को पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद हमारी सेना न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि दुश्मनों के ठिकाने लगाने में भी वो अब आसानी होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इंडियन आर्मी को जो मिलने वाला है उसके बाद दुश्मनों की हर एक कदम पर हमारी नजर होगी। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। अब ड्रैगन की हर हरकत पर होगी निगरानी। दुश्मन देश को सबसे बड़ी चेतावनी। लाल आर्मी की हरकतों पर मुंहतोड़ जवाब। सीमा पार आतंक को पालने पोसने वाले आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की। ये वो तैयारी है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। चोरी चुपके बॉर्डर पर हरकतें करने वाली लाल सेना और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि सीमा पर पहले से ही मजबूत भारतीय सेना अब दुश्मनों की हेकड़ी को तोड़ने के लिए जबरदस्त और बड़े स्तर पर तैयारी कर रही। ये वो तैयारी है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में भारत की निगरानी बेहतर हो जाएगी। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी। अब हर संदिग्ध गतिविधि पर होगी बारीकी नजर। इंडियन आर्मी को मिलने वाला है सबसे बड़ा हथियार।
दरअसल रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर जो गतिविधि चल रही है उसकी तोड़ निकालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी के लिए दुश्मनों पर नजर रखना सबसे आसान हो जाएगा। डेडिकेटेड सर्वेलांस सैटेलाइट के लिए मंजूरी, 4000 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में फैसला। सैटेलाइट सर्वेलेंस कोई भी देश के लिए उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है और इंडिया के पास पहले ही कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि GSLV-7 जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है और GSLV-7A जो एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इंडियन आर्मी ये एयरफोर्स के सैटेलाइट्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर लेती थी। 30% इसकी यूटिलाइजेशन इंडियन आर्मी कर रही थी। इंडियन आर्मी के लिए उपग्रह GSAT-7B के परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साझेदारी में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद दावा है कि इंडियन आर्मी को काफी मदद मिलेगी। साथ ही इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि साल 2020 के अप्रैल-मई से ही चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बाद भारतीय सेना चीन से सटे बॉर्डर पर काफी सजग। अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। भारतीय सेना को पहले से ज्यादा मदद मिलेगी। ज्यादा तेजी, सटीकता से दुश्मनों को टारगेट करने में भी मदद मिलेगी। दुश्मनों की जमीनी, जलीय और हवाई हरकत पर भी अब हमारी नजर होगी। 24/7 जो कवरेज इंडियन आर्मी को चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था और इसीलिए अभी GSLV-7B का जो अनाउंसमेंट रक्षा मंत्री ने किया है, इससे क्या होगा कि इंडियन आर्मी की जो सर्वेलेंस की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और 24/7 जो हमको कवरेज चाहिए सैटेलाइट्स की वो हम उसके पास आ जाएंगे। पहले से ही भारत के पास कई मिलिट्री सैटेलाइट्स, लेकिन इनमें सबसे नई सीरीज है GSAT, जिसे आमतौर पर संचार उपग्रहों की सूची में रखा जाता है और जो कई बैंड्स पर काम भी करता है। ये वही सैटेलाइट है जो पहले से ही वायुसेना और नौसेना के पास है। ऐसे में इसकी खूबियों से इंडियन आर्मी पहले ही वाकिफ है। हालांकि जिस तरह से ड्रोन समेत निगरानी रखने वाले उपकरणों को मजबूत किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से इंडियन आर्मी के लिए अच्छा और बेहतर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।